हाँ तो बच्चों, कैसे हो सारे के सारे। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। होपफुली आप भी बहुत ही बढ़िया होगे। और मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अपने गुरुजी पर। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपने टाइटल पढ़ के समझ गए होंगे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि एसएससी सीएचएसएल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस 101% देखने को मिल सकते हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के। तो बिना रुकावट चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। हाँ तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हो हम अपनी पीडीएफ पर आ चुके हैं और आज हम अपने मोस्ट ऑफ दी एसएससी सीएचएसएल 2021 के क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। हम एक वीडियो पहले भी कर चुके हैं जिसमें हमने टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, तो आज हम उससे आगे डिस्कस करेंगे। और आज हम कोशिश करेंगे कि आज हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम अपने डिस्कस कर पाएँ इस वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मरकरी कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशंस। तो आपको इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला पॉइंट दे रखा है आपको, मरकरी हैज कंप्लीटली फिल्ड अप एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और सेकंड पॉइंट जो आपको दे रखा है वो है, इन मरकरी द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड न्यूक्लियस इज हाईएस्ट एंड नो इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल नो इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल टू पार्टिसिपेट इन मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो आपको बच्चों ये दो कंडीशन टाइप दे रखी है, इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सी, विच वन इज करेक्ट एंड विच वन इज नॉट। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ऑप्शन ए है जो आपका वो है ओनली वन इज करेक्ट। ऑप्शन बी है जो आपका ओनली टू इज करेक्ट। ऑप्शन सी है जो आपका बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। एंड ऑप्शन डी है जो आपका नाइदर वन नॉट टू इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन सी, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। यानी कि ये जो दो ऊपर हमने कंडीशंस पढ़ी थी, मरकरी हैज कंप्लीटली फिल्ड अप एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और जो दूसरी वाली थी इन मरकरी, मतलब कि मरकरी में जो है कंप्लीटली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं। और दूसरा था, इन मरकरी द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स इज हाईएस्ट एंड नो इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल टू पार्टिसिपेट इन मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब कि इसमें बाइंडिंग एनर्जी जो होती है मरकरी में आउटर इलेक्ट्रॉन्स की, वो बहुत हाई होती है, बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, मतलब एकदम हाईएस्ट होती है। और कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता पार्टिसिपेट करने के लिए मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है बच्चों, ये दोनों ही कंडीशन जो है वो दोनों की दोनों करेक्ट थी, इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही है। नोट्स पढ़ लेते हैं एक बार हम। मरकरी बिलोंग्स टू द जिंक ग्रुप ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल विच comprises जिंक, कैडमियम एंड मरकरी. They all have completely filled up atomic orbitals. It becomes difficult to knock out these electrons from their orbital and form metallic bond. With its filled shell, electron configuration is very reluctant to form bond even with other mercury atoms. ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हम आपको आंसर शो नहीं करेंगे, पहले आप थोड़ा गेस कीजिएगा, उसके बाद हम आपको आंसर शो करेंगे। तो चलिए हमारा क्वेश्चन है जो नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन सी एंड डी। ओके, क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग मैचेस, केसिटराइट टिन, सेकेंड है आपका हेलाइट सल्फर, थर्ड है आपका गुआनो फॉस्फेट। अब विच ऑफ द अबव इज और आर करेक्ट। अब ऊपर में से जो दो पेयर्स दे रखे हैं आपको तीन, उनमें से कौन से सही हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है जो आपका ओनली वन एंड टू, ऑप्शन बी है जो आपका ओनली टू एंड थ्री, ऑप्शन सी है जो आपका ओनली वन एंड थ्री, या ऑप्शन डी है आपका वन टू एंड थ्री। मतलब कि तीनों सही हैं। तो आप गेस कर लीजिए, कि देख कर लीजिए, आपको पता हो तो अपना ऑप्शन सोच लीजिए कौन सा सही होगा। तो चलिए, मैं होप करता हूँ आपने सोच लिया होगा। तो हम चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। जिसका जो आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज ओनली वन एंड थ्री आर करेक्ट पेयर्स। यानी कि कैसिटराइट माफ कीजिएगा, कैसिटराइट टिन एंड थर्ड वन इज गुआनो फॉस्फेट। ठीक है बच्चों, तो इसके नोट्स भी पढ़ लेते हैं एक बार। इसके नोट्स जो हैं, हेलाइट इज सोडियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट, गुआनो इज अ ड्रॉपिंग ऑफ द फिश ईटिंग बर्ड्स which is rich in phosphate. Peru is the world largest producer of guano. ठीक है बच्चों, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा वो है,
कंसिडर द फॉलोइंग, फर्स्ट एटॉमिक नंबर, सेकेंड एटॉमिक मास, थर्ड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और फोर्थ है हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. Which among the above is or are same for each of C12, C13 and C14? तो बच्चों आपके ऑप्शन है A 1 and 3, B है आपका 2 and 4, C है आपका 2 and 3 और D है आपका 1 and 4. तो बच्चों आप बता दीजिए अब कि आंसर क्या है. मुझे लग रहा है कि आप लोगों को इसका आंसर जरूर पता होगा. तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं. इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 1 and 3. 1 and 3 क्या है? फर्स्ट है एटॉमिक नंबर और थर्ड वाला क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है, नोट्स में है आइसोटॉप्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट था, होप करता हूं आपको पता होगा. और अगर बच्चों मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपको इन क्वेश्चंस का मतलब पीछे, इन क्वेश्चंस के पीछे जो मेन थ्योरी है या फिर मेन जो कंसेप्ट है, अगर आपको वो भी जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा जिससे आपको इन सब के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बिल्कुल पता लग जाए. ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नोबल मेटल्स. फर्स्ट वन इज noble metal are found in pure form in nature. Second one is uranium and lead are example of noble metals. Which of the above statement is or are correct? ऑप्शन ए है जो आपका 1 ओनली, ऑप्शन बी है आपका 2 ओनली, ऑप्शन सी है आपका बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी है आपका नाइदर 1 nor 2. तो आप बच्चों आपके पास 1-2 सेकंड या 5 सेकंड का टाइम आप जितना लेना ले लीजिए, बट होप कोशिश कीजिएगा जल्दी, आप जितना जल्दी गेस कर पाएंगे उतना ही आपके लिए एग्जाम में करने के लिए बहुत आसानी होगी. ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज 1 ओनली. दैट इज 1 ओनली. यानी कि नोबल मेटल्स आर फाउंड इन प्योर फॉर्म इन नेचर. जो नोबल मेटल्स होते हैं वो सिर्फ प्योर फॉर्म में ही पाए जाते हैं नेचर में. ठीक है, सेकेंड वन इज नॉट करेक्ट. यूरेनियम एंड लेड आर नॉट द एग्जाम्पल्स ऑफ नोबल मेटल्स. इसके नोट्स पढ़ लेते हैं. Noble metals have outstanding resistance to corrosion and oxidation and hence are generally unreactive in nature. Silver, osmium, iridium, platinum, gold are example of noble metals. Uranium and lead are base metals. ठीक है बच्चों, नोट्स इसीलिए मैंने आपके लिए नोट्स भी रखे हैं ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए कि क्या क्या इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं. ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट स्टेटमेंट्स. फर्स्ट वन इज द फर्स्ट स्टेटमेंट है जो आपकी, द कार्बन कंटेंट इन कास्ट आयरन इज लेस देन दैट इन पिग आयरन. आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो है रोट आयरन हैज लोअर कार्बन कंटेंट देन बोथ द कास्ट आयरन एंड पिग आयरन. ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो. आपका जो ऑप्शन ए है वो है ओनली 1 इज करेक्ट, ऑप्शन बी है जो आपका ओनली 2 इज करेक्ट, ऑप्शन सी है जो आपका बोथ 1 and 2 आर करेक्ट एंड ऑप्शन डी है जो आपका नाइदर 1 nor 2 इज करेक्ट. ठीक है बच्चों, आप गेस कर लीजिए, पॉज करिए वीडियो को और देखिए आंसर क्या होगा इसका. गूगल जाके ना करिएगा, कोशिश करिए आपको आता हो ये क्वेश्चन. ठीक है, चलिए इसके आंसर देख लेते हैं. इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी. ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. मतलब कि कार्बन कंटेंट इन कास्ट आयरन होता है जो वो लेस होता है कंपैरिजन में पिग आयरन से. रोट आयरन हैज लोअर कार्बन कंटेंट देन बोथ द कास्ट आयरन एंड पिग आयरन. ठीक है, नोट्स भी दे रखे हैं इसके, आप नोट्स एक बार रीड कर लीजिएगा. बिल्कुल एकदम बड़ा सा पैराग्राफ दे रखा है. वीडियो को पॉज कीजिएगा और वीडियो को आराम से पढ़िएगा इस पूरे नोट्स को. मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, इतना बड़ा है, वीडियो की थोड़ी लेंथ भी लंबी हो जाएगी तो फिर टाइम लग जाएगा. हमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कवर करने हैं इस वीडियो में, तो आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, which of the following chemicals being used as major ingredients of the bakery industry in India are said to cause cancer. आपका जो फर्स्ट है पोटेशियम ब्रोमेट, सेकंड है आपका पोटेशियम आयोडेट, थर्ड है आपका पोटेशियम सल्फेट एंड फोर्थ वन है आपका पोटेशियम क्रोमेट. ठीक है,
क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं एक और बार पढ़ देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल बीइंग यूज्ड एज मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ द बेकरी, ऐसा कौन सा केमिकल है जो मेजर इंग्रेडिएंट के तौर पे यूज किया जाता है बेकरी में और इंडस्ट्रीज, बेकरी इंडस्ट्री मतलब बेकरीज में यूज किया जाता है इंडिया में, और कैंसर भी कॉज करता है। तो आपके ऑप्शन है ए 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 3 and 4 ओनली, एंड ऑप्शन डी 1 and 4 ओनली। ठीक है, ये चार आपके ऑप्शंस हैं। इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, दैट इज 1 and 2 ओनली। मतलब कि 1 यानी कि पोटेशियम ब्रोमेट एंड 2 मतलब पोटेशियम आयोडेट। मतलब पोटेशियम ब्रोमेट और पोटेशियम आयोडेट जो होता है वो मेजर इंग्रेडिएंट के तौर पे बेकरी इंडस्ट्री इन इंडिया यूज किया जाता है, और इससे हमें कैंसर भी हो सकता है, होता भी है। तो इसके नोट्स ये हैं। वाइल पोटेशियम ब्रोमेट इज सेड टू बी क्लास 2B carcinogenic, which mean it may cause cancer. Potassium iodide can lead to thyroid disorders, increase the incidence of autoimmune thyroid it is, and increase the risk of thyroid cancer. तो इससे हमें कैंसर होने का बहुत खतरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा वो है डबल सल्फिटेशन is the most commonly used method in India for refining of, ऑप्शन ए है क्रूड ऑयल, ऑप्शन बी है कुकिंग ऑयल्स, ऑप्शन सी है शुगर, एंड ऑप्शन डी है कोल। अब इन चार ऑप्शंस में बताइए क्या आंसर होगा। चलिए हम आंसर देख लेते हैं जब तक। आपसे ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज शुगर। डबल सल्फिटेशन मेथड जो है वो कॉमनली यूज किया जाता है इंडिया में शुगर की रिफाइनिंग के लिए। ठीक है बच्चों, in India, the double sulfitation is the most commonly used method for refining sugar. Also, it is the cheapest process of refining sugar as compared to other available processes. और ये बच्चों सबसे cheapest process होता है, इसीलिए most use भी होता है, क्योंकि जो चीज सस्ती होती है ऑलमोस्ट वही यूज की जाती है, ये तो आपको ही पता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स विद देयर केमिकल नेम्स। First one is blue vitriol, copper sulfate, white vitriol, zinc sulfate, green vitriol, iron 2 sulfate. Which of the above is or are correct? Option A 1 and 2 only, option B 3 only, option C 2 and 3 only, option D 1, 2 and 3 only. बताइए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन डी 1, 2 and 3 ओनली, यानी कि ये तीनों के तीनों सही है एकदम। ठीक है, इसमें नोट्स भी दे रखे हैं। ऑल गिवन पेयर आर करेक्टली मैच्ड, ये मतलब कि जो ऊपर जितने भी तीन पेयर दे रखे थे वो करेक्टली मैच हो रहे थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टेस्ट, एक मिनट बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टेस्ट मेटल? ऑप्शन ए सीजियम, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी गोल्ड, ऑप्शन डी सिल्वर। होप करता हूं ये आपको आंसर पता होगा अगर आप साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो। चलिए नहीं पता होगा तो आज हम यहाँ जान जाएंगे। इसका ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, दैट इज सीजियम। सीजियम इज द सॉफ्टेस्ट मेटल। ओके, सीजियम जो होता है वो एक सॉफ्टेस्ट मेटल होता है। नोट्स में लिखा है सीजियम इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल, इट रिएक्ट विद वाटर इवन एट -116 डिग्री सेल्सियस, it is the least electronegative element. Cesium is also the softest known metal. It is so soft that it can be cut with a butter knife. मतलब ये नाइफ से भी easily cut हो सकता है, बटर नाइफ से, बड़ा छुरा नहीं, नॉर्मल बटर नाइफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। That is question number 20. Which of the following chemicals is also known as butter of tin? कौन सा केमिकल इनमें से है जो बटर ऑफ टिन के रूप में भी जाना जाता है? दैट इज ऑप्शन ए स्टेनिक क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम परबोरेट, ऑप्शन सी पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन डी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका आंसर जो है करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, दैट इज स्टेनिक क्लोराइड। नोट्स में देख लेते क्या लिखा हुआ है, नोट्स आप पढ़ लीजिएगा। बटर ऑफ टिन इज ऑल्सो नोन एज द टिन टेट्राक्लोराइड पेंटाहाइड्रेट. It is called butter of tin because of its physical appearance. Its chemical formula is SnCl4 5H2O, और
आप फॉर्मूला देख ही रहे हैं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज वाटर हैज हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ देन आइस। ओके, सेकेंड statement is heat capacity of cooking oil is lower than the heat capacity of water. Which of the following above statement is or are correct? Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, and option D neither 1 nor 2. तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। सही ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 एंड 2, यानी कि दोनों ही सही हैं। यानी कि वाटर हैज हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ देन आइस। वाटर की जो हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो आइस से ज़्यादा होती है। हीट कैपेसिटी ऑफ कुकिंग ऑयल इज लोअर देन द हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। हीट कैपेसिटी ऑफ कुकिंग ऑयल होती है, जो कुकिंग ऑयल की जो हीट कैपेसिटी होती है वो कम होती है हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर से। ये दोनों स्टेटमेंट सही थी। नोट्स में देख रखा है, बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द molecules of water is higher than the bonding between the molecules of oil, so it means the more heat energy is required to break the bond of molecule of water. जैसा कि बच्चों वाटर की सबसे ज़्यादा इसलिए थी क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए उसमें उसकी ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग डिफरेंसेस बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल। फर्स्ट स्टेटमेंट है, डीजल डिलीवर्स ग्रेटर पावर एंड इंश्योर बेटर माइलेज इन कंपैरिजन टू पेट्रोल। सेकेंड स्टेटमेंट है, डीजल हैज हायर सल्फर कंटेंट इन कंपैरिजन टू पेट्रोल। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? ऑप्शन ए है आपका 1 ओनली, ऑप्शन बी है आपका 2 ओनली, ऑप्शन सी है आपका बोथ 1 एंड 2, एंड ऑप्शन डी है आपका नाइदर 1 नॉर 2। ऑप्शन आप गेस कर लीजिए और चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2, यानी कि दोनों ही सही हैं। जो डीजल होता है वो ज्यादा पावर डिलीवर करता है और बेटर माइलेज भी इंश्योर करता है पेट्रोल के मुकाबले, और जो डीजल होता है उसके अंदर हायर सल्फर कंटेंट होता है पेट्रोल के मुकाबले। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक थी। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। फर्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट, सेकंड है फेरोसाइनाइड, थर्ड है कार्बन टेट्राक्लोराइड। विच ऑफ द अबव इज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड या कंपाउंड्स? ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन बी 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 2 1 2 एंड 3, एंड ऑप्शन डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज नन। ऊपर में से कोई भी नहीं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है ऊपर, ना सोडियम बाइकार्बोनेट, ना फेरोसाइनाइड, ना कार्बन टेट्राक्लोराइड। नोट्स में इसके देख लीजिएगा, लिखा हुआ है पूरा प्रॉपर। ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉट ओनली हैव कार्बन बॉन्ड बट ऑल्सो कंटेन हाइड्रोकार्बन्स और कार्बन बॉन्डेड टू हाइड्रोजन। अ फ्यू टाइप ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड सच एज कार्बाइड्स, carbonates, simple oxides of carbon such as CO and CO2, and cyanides are considered inorganic. Okay, होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा ये पढ़ के। अगर आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ा है 10th में, 11th में आपने पढ़ा है, केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं तो कोई नहीं, और नहीं भी हैं तो चलता है, आप इसको पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एक्सपैंड ऑन कूलिंग। इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो कूल होने पर एक्सपैंड हो जाता है? फर्स्ट वन इज सिलिकॉन, सेकंड इज जर्मेनियम, थर्ड इज सोडियम। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम कोड्स गिवन बिलो। ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली, एंड ऑप्शन डी 1 2 and 3। इसका देख लेते हैं क्या आंसर है। ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, दैट इज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम expand on cooling. These are the elements that expand on cooling. ये सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं कूल होने पर एक्सपैंड हो जाते हैं
अपने आप को एक्सपैंड कर लेते हैं। इसके नोट्स में भी लिखा हुआ है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एक्सपैंड विद कूलिंग रादर देन हीटिंग बिकॉज दे एग्जिबिट सो कॉल्ड नेगेटिव थर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि ये नेगेटिव थर्मल एक्सपेंशन शो करते हैं इसलिए कूलिंग पर एक्सपैंड होते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following state of matter has the weakest intermolecular forces? बच्चों मैं होप करता हूं ये आपको पक्का ही आता हो आंसर, क्योंकि ये तो 10th और 9th का एक तरह से क्वेश्चन है। पूछा गया है कौन से स्टेट में वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस या फिर इट इज द सेम इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी गैसेस। गैसेस में सबसे वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है। क्यों? क्योंकि ना तो वो हार्ड होती है, जो गैसेस होती हैं वो हार्ड तो नहीं होती ना एक वुडन टेबल की तरह, या जो भी हमारे हार्ड चीजें होती है हमारे घर में उनकी तरह। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर सबसे वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, इसलिए उनके जो एटम्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। ठीक है, नोट्स में आप पढ़ लीजिएगा। नोट्स में आपका ये दे रखा है द थ्री स्टेट ऑफ मैटर वेरीज फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। First one is the different magnitude of the interatomic and intermolecular forces. Second one is the extent of random thermal motion of atom and molecule of a substance, which depends upon temperature. The intermolecular force is strongest in solid and weakest in gases. बच्चों ये आपने ये टॉपिक 9th में भी पढ़ा होगा, तो इतना मुश्किल नहीं होगा इसको आपको समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन ए, bulk stress occur only in liquids. Option B, longitudinal stress occurs only in solids. Option C, both A and B. Option D, none of the above. इसका जो आंसर होगा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, longitudinal stress occur only in solids। यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है जो वो सिर्फ सॉलिड में ही अकर होता है। ठीक है, इसका नोट्स लिखे होंगे, नोट्स नीचे दे रखे हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अकर ओनली इन सॉलिड्स, इट कम्स इन पिक्चर ओनली व्हेन वन ऑफ द थ्री डायमेंशन दैट इज लेंथ, ब्रेथ, हाइट इज मच ग्रेटर देन अदर टू। मतलब कि बच्चों ये तभी आता है जब मान लीजिए लेंथ, ब्रेथ, हाइट है, अगर आपकी उसमें से हाइट बहुत ज़्यादा हो गई है लेंथ ब्रेथ के मुकाबले, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अकर हो जाता है सॉलिड्स में। या फिर अगर आपकी लेंथ हो गई लंबी ब्रेथ और हाइट के मुकाबले तब भी। तो मतलब तीनों में से अगर एक भी ग्रेटर हो जाता है अदर टू से, तो वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अकर हो जाता है सॉलिड्स में। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the maximum stress after which the wire breaks called as? Option A, tensile strength. Option B, shear strength. Option C, bulk strength. Option D, Hooke's strength. तो इसका जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, वो है ऑप्शन ए, टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ एक ऐसी मैक्सिमम स्ट्रेस होती है जिसके बाद वायर जो होती है वो ब्रेक हो जाती है, उसे हम टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसके नोट्स में लिखा होगा, द मैक्सिमम स्ट्रेस आफ्टर विच द वायर बिगिन टू फ्लो एंड ब्रेक इज कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ। द फोर्स बाय एप्लीकेशन ऑफ विच द वायर ब्रेक्स इज कॉल्ड द ब्रेकिंग फोर्स। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, what will happen if a wire of length L is cut into two or more parts? क्या होगा अगर हम एक L लेंथ की वायर है उसको दो हिस्सों में काट दें, तो क्या होगा? ऑप्शन ए है, ईच पार्ट कैन होल्ड हाफ द वेट एज फुल लेंथ वायर। ऑप्शन बी है आपका, ईच पार्ट कैन होल्ड द सेम वेट एज फुल लेंथ वायर। ऑप्शन सी है आपका, ईच पार्ट कैन होल्ड ट्वाइस द वेट एज फुल लेंथ वायर। ऑप्शन डी है आपका, नन ऑफ द अबव। वीडियो पॉज कीजिए, आंसर सोचिए, हम जब तक इसके करेक्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी, ईच पार्ट कैन होल्ड द सेम वेट एज फुल लेंथ। If a wire of length L is cut into two or more parts, then its each part can hold the same weight.
सिंस ब्रेकिंग फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है बच्चों, समझ आ गया होगा, मैं होप करता हूं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज वाटर गैस। ऑप्शन ए मिक्सचर ऑफ CO एंड H2, ऑप्शन बी मिक्सचर ऑफ CO एंड H2O, ऑप्शन सी मिक्सचर ऑफ CO2 एंड H2, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए बच्चों, जब तक हम इसका करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मिक्सचर ऑफ CO एंड H2। वाटर गैस किसे बोलते हैं? मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 को हम बोलते हैं वाटर गैस। इसके नोट्स में भी लिखा होगा, द मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 प्रोड्यूस्ड इज नोन एज वाटर गैस और सिंथेसिस गैस। मतलब कि जब मिक्सचर होता है CO और H2 का, तो जो गैस प्रोड्यूस होती है उसको हम वाटर गैस बोलते हैं। ठीक है, CO एंड H2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। Which of the following is not correct about xenon hexafluoride? Option A, it is a noble gas compound. Option B, at room temperature it is a colorless liquid. Option C, both A and B, and option D, none. चलिए इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, एट रूम टेम्परेचर इट इज अ कलरलेस लिक्विड। मतलब कि रूम टेम्परेचर पे ये कलरलेस लिक्विड होता है। कौन? जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। ये गलत है, यानी कि ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा बच्चों, ऊपर लिखा है नॉट करेक्ट, मतलब कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सी बात जेनॉन हेक्साफ्लोराइड के लिए गलत है, और वो ये है कि ये रूम टेम्परेचर पे कलरलेस लिक्विड होता है। ये बात गलत है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, xenon hexafluoride is a noble gas compound which is a colorless solid at room temperature. Its chemical formula is XeF6। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। Which of the following statements is correct about diborane? Which of the following statement is correct about diborane? Option A, it is a pink colored gas. Option B, it is a highly toxic gas. Option C, both A and B, या ऑप्शन डी नन। तो चलिए इसके ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन बी, इट इज अ हाईली टॉक्सिक गैस। बच्चों ऑप्शन बी इज करेक्ट कि जो डायबोरेन होता है वो जो डायबोरेन होता है वो एक हाईली टॉक्सिक गैस होती है, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक, यानी कि जहरीली और खतरनाक। ये नोट्स पढ़ लेते हैं। डायबोरेन इज अ कलरलेस हाईली टॉक्सिक गैस विद अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 180 केल्विन। डायबोरेन कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली अपॉन एक्सपोजर टू एयर। इट बर्न्स इन ऑक्सीजन रिलीजिंग एन एनर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट है याद रखना, अबाउट जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। इनमें से कौन सी, नीचे में चार ऑप्शन दिए हैं, उनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है जेनॉन हेक्साफ्लोराइड के लिए? ऑप्शन ए, इट इज अ नोबल गैस कंपाउंड। ऑप्शन बी, एट रूम टेम्परेचर इट इज अ कलरलेस लिक्विड। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी नन। चलिए इसका हम करेक्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं क्या होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज एट रूम टेम्परेचर इट इज अ कलरलेस लिक्विड। यानी कि जेनॉन हेक्साफ्लोराइड रूम टेम्परेचर पे कलरलेस लिक्विड नहीं होता है। ये स्टेटमेंट गलत है। इसका नोट्स हम पढ़ लेते हैं। Xenon hexafluoride is a noble gas compound which is a colorless solid at room temperature. Its chemical formula is XeF6। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हुआ है शायद, कोई नहीं, एक बार और पढ़ लीजिए, डबल रिवीजन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33, आई थिंक आंसर दिख गया आपको, बट कोई नहीं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करनी है, इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए, स्लेक्ड लाइम इज ऑल्सो नोन एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन बी, सस्पेंशन ऑफ स्लेक्ड लाइम इज नोन एज मिल्क ऑफ लाइम। ऑप्शन सी,
aqueous solution of slaked lime is known as quicklime? ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज aqueous solution of slaked lime is known as quicklime। ऑप्शन सी, ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। aqueous solution of slaked lime is known as, aqueous solution होता है जो slaked lime का, वो quicklime नहीं होता है। नीचे नोट से रखें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग वाटर टू क्विकलाइम, CaO is quicklime। Suspension of slaked lime is known as milk of lime and aqueous solution of slaked lime is known as lime water। लाइम वाटर होता है वो, और ऊपर लिखा था ऑप्शन में क्विकलाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज प्रिपेयर्ड यूजिंग कॉन्टैक्ट प्रोसेस? कौन सा कंपाउंड है जो प्रिपेयर होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस को यूज करके? ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी है नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन डी है बेंजीन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस को यूज करके बनता है। Sulfuric acid is manufactured by the contact process. Its chemical formula is H2SO4। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What do we call the compounds of carbon having double or triple bond between the carbon atoms? हम उन कार्बन के कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे जिनके बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है कार्बन एटम्स के बीच में? ऑप्शन ए है आपका सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, ऑप्शन बी है आपका अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, ऑप्शन सी है आपका फ्यूलरेंस, ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए बच्चों। हम जब तक इसका करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन compounds having double or triple bonds between the carbon atoms are known as unsaturated carbon compounds। ठीक है, उन कार्बन कंपाउंड्स जिनके बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है कार्बन एटम्स के बीच में, उन्हें हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। नोट्स में भी लिखा हुआ है, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स आर नोन एज अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू वी कॉल द कंपाउंड्स हैविंग आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स? ऑप्शन ए है फंक्शनल आइसोमर, ऑप्शन बी है स्ट्रक्चरल आइसोमर, ऑप्शन सी है मिरर आइसोमर्स, ऑप्शन डी है ब्रांच्ड आइसोमर। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? उसके लिए जिसको हम बोलते हैं, उस कंपाउंड में जिसमें आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उसे हम इन चारों में से क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। दैट इज ऑप्शन बी, उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और उसके नोट्स पढ़ लेते हैं हम एक बार। उसके नोट्स हैं, द कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। First statement is an electron and positron have the same charge in opposite sign and same mass. Second statement है हमारी, when a positron comes to rest in matter, it is quickly annihilated by an electron and a gamma photon is produced. Which among the above statement is or are correct? Option A is only one is correct, option B is only two is correct, option C is both 1 and 2 are correct, and option D is neither 1 nor 2 is correct. Then हमारा ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन A, only 1 is correct, that is an electron। एक ही स्टेटमेंट हमारी सही है और वो है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो होते हैं उनमें सेम चार्ज होता है अपोजिट साइन में, और उनका मास भी सेम होता है। ठीक है, नोट्स पढ़ लेते हैं इसके। द सेकेंड स्टेटमेंट हैज अ लिटिल ट्विक्ड इन्फो। When a positron comes to a rest in matter, it is quickly annihilated by an electron and 2 gamma photons are produced। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर, इनमें से कौन सा मिक्सचर नहीं है? ऑप्शन ए ओशियन वाटर, ऑप्शन बी टेबल सॉल्ट, ऑप्शन सी एयर, ऑप्शन डी सॉइल। वीडियो पॉज करके चूज कीजिए बच्चों अपना आंसर। इसका आंसर हम देख लेते हैं, ऑप्शन बी दैट इज टेबल सॉल्ट इज नॉट अ मिक्सचर। टेबल सॉल्ट जो होता है वो मिक्सचर नहीं होता है। इसके नोट्स में देख लेते हैं हम क्या लिखा हुआ है। नोट्स में इसके लिखा हुआ है द कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर इज वेरिएबल वेयर एज इट इज अ फिक्स्ड फॉर अ कंपाउंड। टेबल सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड इज अ कंपाउंड एंड नॉट अ मिक्सचर। सोडियम क्लोराइड होता है वो एक कंपाउंड है, वो मिक्सचर नहीं है। ठीक है, चलिए अपने सेकंड लास्ट को इस वीडियो के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। That is, what do we call the process that separates a pure solid in the form of its crystals from a solution? ऑप्शन ए है आपका क्रिस्टलाइजेशन, ऑप्शन बी है आपका सब्लिमेशन, ऑप्शन सी है आपका क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन डी है आपका डिस्टिलेशन। क्वेश्चन समझ ना आया तो मैं एक और बार बता देता हूं, हम उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे जो प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स, जो सॉलिड्स को, प्योर सॉलिड्स को सेपरेट कर देता है क्रिस्टल्स की फॉर्म में सॉल्यूशन से। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। नोट्स में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Crystallization is a process that separates a pure solid in the form of its crystals from a solution. For example, purification of the salt obtained from a sea water. सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों से समझने का, जब हम सी से जब हम सॉल्ट निकालते हैं तो एक तरह से क्रिस्टलाइजेशन ही होता है। वहां पर एक सॉलिड फॉर्म में हमारे पास सॉल्ट आ जाता है जिसको बाद में रिफाइन करके हमें घर में पहुंचा जाता है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इस वीडियो के बच्चों। चलिए, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, which of the following is or are correct statement about roasting? Question first statement है, in roasting the ore is heated in a regular supply of air. Second statement है, roasting is used to convert the concentrated ore to oxide. Third statement है, roasting is commonly used for sulphurs. Select the correct option from the quotes given below. Option A only 1 and 2, option B only 2 and 3, option C only 1 and 3, ऑप्शन डी 1, 2 and 3। तो बच्चों आप इसका सही आंसर चूज कर लीजिए और चलिए हम देख लेते हैं इसका क्या सही ऑप्शन सही होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज 1, 2 and 3, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही थी, जो कि इन रोस्टिंग द ओर इज हीटेड इन अ रेगुलर सप्लाई ऑफ एयर। रोस्टिंग में जो ओर होती है वो रेगुलर सप्लाई ऑफ एयर से हीट होती है। और बाकी के दो आप पढ़ लीजिएगा, नीचे हम पहले इसके नोट्स पढ़ लेते हैं। दैट इज, रोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ओर इनटू इट्स ऑक्साइड्स बाय हीटिंग द ओर इज इन रेगुलर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर स्वीपर्स। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। बाकी के क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जो भी हो क्लियर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। काट दी।